हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एमपी साइंस में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करेंगे फिजिक्स के बारे में। पिछले क्लास में स्टडी किए थे कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम के लिए जो लेसन 3 है फिजिक्स का, मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, उसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि निकट दृष्टि दोष के कारण और निवारण पर प्रकाश डाले। आज हम लोग स्टडी करेंगे दूरदृष्टि दोष के कारण और निवारण पर प्रकाश डालेंगे। क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन 5 अंक में फिजिक्स के लिए वीवीआई है। आइए देखते हैं। तो जो दूरदृष्टि दोष है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो दूरदृष्टि दोष है किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या है कि जो सामान्य बिंदु है, स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है 25 cm। तो 25 cm पर रखी जो वस्तु है उसका दूर बिंदु वह जो है वहां पर न रह के दूर स्थित किसी बिंदु पर हो जाता है, जिससे दूर रखी वस्तु को तो हम देख पाते हैं लेकिन निकट रखी वस्तु को साफ साफ देख नहीं पाते हैं। तो उसे ही हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब है कि दूरदृष्टि दोष के कौन कौन से कारण हैं। तो 2 कारण है। कौन कौन से कारक है? पहला कारक हो गया नेत्र गोलक का छोटा होना। इस नेत्र गोलक के छोटा होने से क्या होता है, आप स्टूडेंट जान चुके हैं, मानव नेत्र का फिर भी जानते हैं आप। ये जो गोलक है ना, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि ये गोलक आवश्यकता से छोटा हो जाए तब वैसी स्थिति में ये गोलक है, यदि ये छोटा हो जाए यहां से ये, तो रियल में इसका रेटिना यहां पे आ गया आर। अब जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना के पीछे चला जाएगा। यहां से ये देखिए दूर स्थित वस्तु से आ रही प्रतिबिंब किरण जो है रेटिना के पीछे चला गया क्योंकि नेत्र गोलक छोटा हो गया था। तो एक ये हो गया। और दूसरा कारण यह हो सकता है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला होना। अधिक पतला होना। तो जब अधिक पतला हो गया लेंस, जो मानव नेत्र में ये गोलक ठीक है, गोलक की जितनी गोलाई होनी चाहिए वो ठीक है, लेकिन लेंस पतला हो गया। तो लेसन 2 में आप लोग स्टडी किए होंगे, लेंस के पतला होने से उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसकी फोकस दूरी कम होगा, क्या अधिक हो जाएगा, ठीक, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो जब फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो वैसी स्थिति में भी प्रतिबिंब रेटिना पर न काट करके बिंब से आ रही किरणें जो है लेंस से अपवर्तित होने के बाद में वो रेटिना के पीछे काटेंगी। तो इन दोनों ही स्थितियों में हम क्या देखते हैं कि प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा है। तो नेत्र जो दूरदृष्टि दोष है उसके कितने कारण हो गए? 2 हो गए। पहला नेत्र गोलक का छोटा होना। छोटा होने से क्या होगा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाएगी, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर न काट रेटिना के पीछे काटेगा। इसी प्रकार से नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाएगा, तब भी उसकी फोकस दूरी बढ़ने के कारण क्या होगा कि प्रतिबिंब रेटिना के पीछे जाएगा। इन दोनों ही स्थितियों में प्रतिबिंब जो है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे पा रहा है। तब इसके उपचार के लिए हम क्या करेंगे कि अब इनको अभिसरित करके यहां पर इसको और अभिसरित करके इसको करना होता है रेटिना पर। तो अभिसरण का काम, उनको नजदीक लाने का काम कौन करता है? उत्तल लेंस करता है। तो यहां पे उत्तल लेंस जो है उसके बने हुए चश्मा का आवश्यकता अनुसार जितना उसकी कैपेसिटी होगी, जितना क्षमता होगी, उत्तल लेंस के क्षमता जो है उसका हम उपयोग करेंगे, ताकि ये जो है इसको और अभिसरित करके रेटिना पर कर दे। देखिए अभी रेटिना पर आ गया, प्रतिबिंब जो है रेटिना पर आ गया। तो इस प्रकार से दूरदृष्टि दोष जो है उसके कारण और निवारण पर यह प्रकाश हो गया। आइए इसको लिख कर देख लेते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स,
यहाँ पर हम देखते हैं कि दूर स्थित दोस्त जो है उसमें दूर स्थित वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है, जबकि नजदीक का नहीं। इसमें 25 cm जो है निकट बिंदु वह दूर चला जाता है, इसलिए इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। कारण क्या है, नेत्रगोलक का छोटा होना और दूसरा कारण क्या है, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला होना। इन दोनों ही स्थितियों में प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है। तो अब हम क्या करते हैं, उपचार कैसे करते हैं। प्रकाश किरणों को अभिसरित कर रेटिना पर करना होता है, अतः उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग को देखना है कि और कौन से दृष्टि दोष हैं। तो उसमें एक स्टूडेंट्स होता है जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता क्या होता है, जिससे जरा मतलब क्या होता है, बुढ़ापा। बुढ़ापे की स्थिति में क्या होती है, न निकट का ही दिखलाई पड़ता है, न दूर का दिखलाई पड़ता है। तो जब निकट और दूर दोनों का दिखलाई न दे तो उसे हम कहते हैं जरा दूरदर्शिता। इसे क्या करेंगे, इसके उपचार के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग करेंगे, मतलब कि उत्तल और अवतल उसमें दोनों होते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग को जानने हैं कि अबिंदुकता क्या है। अबिंदुकता की स्थिति में क्या होती है, हम लोग समानांतर और असमानांतर के बीच पहचान नहीं कर पाते हैं। हमारे नेत्र जो है जिसमें अबिंदुकता होती है उसकी पहचान नहीं कर पाती है, जिसके चलते वस्तु की आकृति साफ साफ दिखलाई नहीं पड़ती है। तो इसके लिए बेलनाकार लेंस के द्वारा इसका उपचार करते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग को जानना है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं। तो जो अपवर्तन के आप लोग स्टूडेंट समझ चुके हैं, ये पृथ्वी हो गई। पृथ्वी के चारों ओर हवा का आवरण है और ये हवा का आवरण कहीं सघन है कहीं विरल है। गर्म हवा जब ऊपर उठती है तो वो विरल होती है, ठंडी धाराएं जो है वो मतलब नीचे चलती हैं जो कि सघन होती हैं। तो प्रकाश किरण जब इसमें प्रवेश करती है तो वो मुड़ती है सघन से विरल की ओर। तो इस प्रकार से प्रकाश किरण जब मुड़ती है तो चूंकि ये वायुमंडल में हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। आप लोग जानते होंगे या देखे होंगे, तारे जो है हम तारों को देखते हैं, पृथ्वी पर से तारों को देखते हैं तो ये तारे जो है वो टिमटिमाते नजर आते हैं। तो तारे टिमटिमाते क्यों नजर आते हैं, क्योंकि ये हमसे काफी दूरी पर है। इन्हें प्रकाश बिंदु स्रोत के रूप में माना जा सकता है। इनसे प्रकाश किरण काफी ही कम चलती है, जो हमारी आंखों तक वायुमंडलीय घट बढ़ के कारण कभी पहुंचती है तो कभी नहीं पहुंचती है। तो इस प्रकार से तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। लेकिन चांद क्यों टिमटिमाते हैं, चांद को विस्तृत पिंड माना जा सकता है। ये हमारे काफी करीब में भी है और इनका प्रकाश अधिक मात्रा में हम तक पहुंचता है, इसलिए चांद टिमटिमाते नजर नहीं आते हैं। अब हम लोग को जानना है कि वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग ऐसा देखे होंगे, ये क्या है, इसमें आप देख रहे हैं कि त्रिभुजाकार आकृति है, इधर त्रिभुजाकार आकृति है और ये जो है कैसा है, आयताकार आयताकार आयताकार। इस प्रकार से ये जो है क्या है, प्रिज्म है। तो ये प्रिज्म हो गया। इसके माध्यम से हम सिद्ध करते हैं कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग हैं, 7 रंग हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे कि प्रकाश किरण को लाएंगे संकरी रूप में, ये प्रकाश किरणें आएंगी और इसके मार्ग में हम एक रख देंगे प्रिज्म। यही जो प्रिज्म दिखलाए हैं उसको प्रिज्म को ये शो करने का तरीका है, तो त्रिभुजाकार आकृति दिखलाते हैं इस तरह से। तो एक प्रिज्म रख देते हैं और इधर से सफेद पर्दा टांग देते हैं। तब हम क्या देखते हैं, विबजियोर। इस प्रकार से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 रंग में बढ़ जाता है। तो ये सफेद पर्दा पर 7 रंग की जो रंगीन पट्टी मिलती है उसको हम कहते हैं वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। और 7 रंगों में जो बंटने की क्रिया है इसी को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण यानी कि रंग का 7 भाग में बंटना। तो इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग है। फिर से प्रकार बोल लीजिए, वो कौन सा है, विबजियोर, VIBGYOR। यही 7 रंग होते हैं, बेजानी या पिनाला। इसके माध्यम से यह सिद्ध हो गया कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग है। अब यदि हमको सिद्ध करना है कि प्रिज्म कोई रंग उत्पन्न नहीं करता है, तब हम क्या करें कि यहाँ पे कोई एक कलर, जैसे मान लीजिए कि हम लोग येलो ले लिए, येलो के पास छिद्र कर दिए और छिद्र करने के बाद सिर्फ यहाँ येलो प्रकाश आएगा। इसके मार्ग में हम प्रिज्म रख देंगे दूसरा, तब हम देखेंगे सिर्फ येलो ही मिला।
यदि येलो के पास सिद्ध करते हैं और मार्ग में प्रिज्म रखते हैं तो येलो ही मिला, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रिज्म कोई रंग उत्पन्न नहीं करता है। और एक है कि पुनः श्वेत प्रकाश जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए एक ही साइज के आपको 2 प्रिज्म लेने पड़ेंगे। एक प्रिज्म जो है वो 7 रंग में बांटेगा और 7 रंग में बट गया तो इसके मार्ग में दूसरा प्रिज्म हम इसी साइज के जो होगा उसको हम उल्टा करके रख देंगे। तब हम देखेंगे कि पुनः जो है श्वेत प्रकाश मिल गया। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि जो 7 रंग में बटा पुनः उसको हम श्वेत प्रकाश के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि ये 7 रंग में क्यों बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो देखिए बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो रेड का होता है। अब है तरंग दैर्घ्य का कि किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है वो वायलेट का होता है। इस प्रकार से ये जो है प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विभिन्न रंगों का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो अलग अलग होता है। आइए उसको कोडिंग के माध्यम से देख लें। V B G O R, तो इसमें क्या होता है 40, 44, 46, 50, 57, 59, 62, 70। ये क्या है 40, 44, 46, 50, 57, 59, 62, 70 फोन नंबर एक तरह का मान लीजिए ना, इसको याद हो जाएगा, ये कर लीजिए 40, 44, 46, 50, 57, 59, 62। इससे क्या होता है, इस पे आपको 0 0 बैठा देना है। मतलब कि 400 से लेकर 440 तक किसका है, वॉलेट का है, तरंग दैर्घ्य है, नैनोमीटर में है। इसी प्रकार से 440 से 460 तक इंडिगो का हो गया। ब्लू का कितना हो गया 460 से 500। इस प्रकार से 40, 44, 46 जो है इस सबको हम बैठा लेंगे, ठीक ना। तो स्टूडेंट्स ये विभिन्न रंगों का तरंग दैर्घ्य हो गया 40, 44, 46, 50, 57, 59, 62, 70 के अनुसार हम बैठा लेंगे। ये हो गया। अब हम लोग को जानना कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो आप लोग स्टूडेंट्स देखे होंगे, कभी कभी अनुभव भी किए होंगे क्या कि जब वर्षा होती है ना और सूर्य का प्रकाश भी उसी समय हो, तो आप देखिए यदि सूर्य पूरब में है और वर्षा हो रही है तो पश्चिम दिशा में एक अर्धवृत्ताकार इस तरह से रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है, जिसमें कि विभिन्न और 7 रंग शामिल होते हैं। इसी को हम बोलते हैं इंद्रधनुष। उसमें जल की बूंदे जो हैं वो प्रिज्म के काम करता है, उससे जो है अपवर्तन होता है और जो दूसरे साइड का पर्दा है, बादल है, वो पर्दा काम करता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब हमें जानना है कि अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष कैसा दिखाई पड़ता है। तो आप चूंकि वायुमंडल नहीं होता है इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष काला दिखाई पड़ता है। सुबह और शाम के समय अंतरिक्ष अथवा क्षितिज जो है लाल क्यों दिखाई पड़ता है, तो सुबह और शाम के समय जो है सूर्य हमसे काफी दूरी पर होते हैं, जिसके कारण जो है उधर मतलब कि जो अन्य रंग है उनका प्रकीर्णन जो है वो होता है और तरंग दैर्घ्य लाल रंग का अधिक होने के चलते वही मुख्यतः जो है हमारी आंखों तक पहुंचती है। इसलिए सुबह और शाम के समय जो है क्षितिज लाल दिखाई पड़ता है। तो स्टूडेंट्स आज के अंक में इतना ही। और इसमें 1-2 पॉइंट्स है और प्रतिदिन आप लोग जानते होंगे कि जब किसी का पर प्रकाश किरण पड़ती है और इसे लौटा देता है तो इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम लोग को लेसन 3 में जो पढ़ा था मानव नेत्र वायुमंडल प्रतल बल विक्षेपण ये हो गया। थैंक यू वेरी मच।